माध्यमिक स्कूल के पाठ्यक्रम में कभी आपने सम्मिलित किया है? क्या पाठ्यक्रम में कभी सिनेमा कैसे देखे या सिनेमा कैसे बनाए वो सम्मिलित किया गया है? इज देयर सिनेमा लिटरेसी इन दिस कंट्री? नॉट। इसके बावजूद हम लोग वेडनेसडे बना रहे हैं। टॉयलेट एक प्रेम कथा इज ए डैम गुड फिल्म, वेरी इंजॉयबल फिल्म, बड़ी मनोरंजक फिल्में बना रहे हैं। कत्ल कहानी पर फिल्म भी बनी और दक्षिण की 3 भाषाओं में वो फिल्म बनी, उसकी जरा पृष्ठभूमि थोड़ी सी बता देते हैं। सर, मैं उन दिनों जब भी बम्बई जाता था तो आर.के. नैयर और साधना मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, तो मैं उनके बंगले पे ही ठहरता था। तो एक दिन उनके बंगले पर संजीव कुमार आए और उन्होंने आर.के. नैयर से ये कहा, कुछ आवाज़ में गड़बड़ है, आपको कोई आपत्ति है तो इशारेबाजी बंद कीजिए, मेरा ध्यान बढ़ रहा है, क्षमा चाहता हूँ। तो उन्होंने आर.के. नैयर से ये कहा कि 1960 में फिल्मालय एक्टिंग स्कूल से संजीव कुमार को नाकारा कह के निकाला जा रहा था, किसी को कुछ नहीं आता, ये एक्टर बन ही नहीं सकता। उस जमाने में शशधर मुखर्जी पर आर.के. नैयर का प्रभाव था, क्योंकि आर.के. नैयर ने उनको लव इन शिमला सुपरहिट फिल्म बना के दी थी। हमारे फिल्म उद्योग में आपका प्रभाव और आपकी मित्रता आपके अंतिम रिलीज तक सीमित रहती है। तो बड़ा दबदबा था। उनका नहीं, संजीव कुमार प्रतिभाशाली है, इसको नहीं निकाला जाएगा। तो संजीव कुमार ने कहा कि देखो भाई, 4 महीने बाद मैं अमेरिका जा रहा हूँ हृदय के ऑपरेशन के लिए, ओपन हार्ट सर्जरी है, लौटूंगा नहीं लौटूंगा मालूम नहीं। आपका एक एहसान है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, एक ही शर्त है कि 40 दिन में एक सेट पर फिल्म बनाई जाए, एक सेट, एयर कंडीशन। मैं कोई कश्मीर आउटडोर नहीं जाऊंगा, शिमला नहीं जाऊंगा, एक सेट है और फिल्म बना देंगे। इसके बाद संजीव कुमार और नैयर साहब ने पीना शुरू किया। मैंने कहा भाई, ये नैयर साहब ने पिछले 6 साल में 4 फिल्मों की घोषणाएं की, 4-8 दिन शूटिंग की और बंद कर दिए। इनका नाम मिट्टी हो चुका है बाजार में। ये अवसर है कि फिल्म वो बन सकती है। तो मैंने सोचा कि एक सेट का मतलब होता है मर्डर मिस्ट्री। एक सेट पर आप प्रेम कथा क्या बनाओगे यार, मर्डर मिस्ट्री बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने सोचा मर्डर मिस्ट्री में नवीनता क्या डाली जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि इस बार अंधा व्यक्ति कत्ल करेगा। तो मैंने वहीं बैठ के कहानी लिखी कि संजीव कुमार एक स्टेज पर शो पेश करते हैं, सड़क पर भीख मांगती एक भिखारन लड़की को उठा के लाए और उसको उन्होंने हीरोइन बना दिया और उससे वो मनी मन प्रेम भी करने लगे। एक दिन शूटिंग के दरमियान, सेट के दरमियान, एक शैंडेलियर ऊपर से नीचे गिर रहा था, तो लड़की को धक्का दिया और शैंडेलियर उन पर गिर गया, तो उनकी आंखें चली गई। अब यही लड़की जिसको सड़क से उठा के नायिका बनाया, अपनी पत्नी बनाया, हाँ, आंखें चले जाने के बाद वो किसी और व्यक्ति से प्रेम करने लगे। तो संजीव कुमार ने सोचा कि मैं इसका कत्ल करूंगा और इस तरह से कत्ल करूंगा कि पकड़ा ना जाऊं। तो वो पूरी कहानी ना सुनाते हुए आपको अंतिम दृश्य सुनाता हूं, जो मुझे लगता है मैंने कमाल का लिखा है। अंतिम दृश्य यह है कि एक कमरा है, उसमें अंधे पति के हाथ में रिवॉल्वर है और वहां नायिका है, और नायिका जानती है कि मैंने अगर सांस भी ले ली गोली मार देगा, क्योंकि उसने उसको प्रैक्टिस करते देखा। तो उसने अपनी सांस रोक ली और वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाती है। जब दरवाजे का हैंडल उसके हाथ में आता है तो उसको लगता है अब ये क्या कर लेगा, और वो जोर से सांस लेती है और वो धड़ से गोली मार देता है।
और उसकी डेड बॉडी पर रिवॉल्वर फेंकते वक्त कहता है, एक्टिंग करते समय समझाया था कि संवाद अदायगी के समय अपने श्वास पर नियंत्रण रखो, तुम तब भी नहीं रखती थी, अब भी नहीं रखती हो, इसकी सजा है ये बात। नमस्ते सर। सर नियमित रूप से पढ़ता हूं आपको, सभी जैसा कि पूरा शहर पढ़ता है। सर आपने 2 बार ए वेडनेसडे फिल्म का नाम लिया। सर जिस साल ये ए वेडनेसडे फिल्म रिलीज हुई थी, उसी साल निशिकांत कामत की फिल्म मुंबई मेरी जान भी रिलीज हुई थी। सर विषय वस्तु को लेकर आप थोड़ी सी तुलना कीजिए ना सर दोनों फिल्मों में। आपने तो दोनों देखी होगी। मुझे निशिकांत कामत की फिल्म मुंबई मेरी जान भी बहुत अच्छी लगी सर, आतंकवाद पर। प्लीज ये पहली बार आपको सूचना निवेदन कर दूं कि मैं इंटरनेट पर नहीं हूँ, फेसबुक पर नहीं हूँ, ट्विटर पर मैं नहीं हूँ। मेरे नाम से कौन वहाँ क्या कर रहा है उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि ये त्रुटि मुझसे हो गई होगी कि मैंने वो जो फिल्म आप कह रहे हैं नहीं देखी, क्योंकि सारी फिल्में देखना संभव नहीं हो पाता, कई अच्छी फिल्में मिस हो जाती हैं। तो मैं अभी उसको दोबारा DVD वगैरह पे पटक लूँगा, नो प्रॉब्लम। सर आपकी इतनी लंबी यात्रा में फिल्म जगत में इतने लोगों के साथ आपने देखा, काम किया, कोई ऐसा हीरो एक जो आपके मन और प्राण पर स्पंदित करता हो, दूसरी कोई हीरोइन जो आपको लगता हो कि ये एक्टिंग की दृष्टि से सर्वोत्तम रही हो? बाद वाले सवाल का जवाब पहले। कंगना मेरी फेवरेट है। एज एन एक्ट्रेस, एज ए ह्यूमन बीइंग, वो बिंदास अकेले युद्ध करती रहती है और उसने कभी किसी तरह का समझौता किया ही नहीं है। वो निर्माता को या बड़े बड़े लोगों को जूते की नोक पर रखती है। तो पहाड़ से आई हुई लड़की, अनपढ़ सी लड़की, 3-4 साल बम्बई के फुटपाथ पर सोई है, भूखे मरती रही है, फिर एक्ट्रेस बनी है और आज हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है इंडिया में। तो एक्ट्रेस तो ये बिल्कुल क्लियर कट है, कंगना। सर एक प्रश्न, मैं भी लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, आपसे बात करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आज आपको फिल्म बनाने का मौका मिले तो किस जेनर की फिल्म बनाना चाहेंगे, किसको लेके बनाना चाहेंगे, क्या विषय आपका प्रिय विषय होगा? देखिए, पिछले साल भर से मैं कहानी पे काम कर रहा हूँ। विषय है भारत में प्रचलित परीक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली के दोष। इस पर मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ और मैंने कहानी पूरी लिख ली है। मुझे लगा कि इसकी पटकथा के लिए मेरे पास उतना सामर्थ्य और समय नहीं है। तो मैंने मेरे बम्बई में मित्र हैं खालिद समी, एक्ट्रेस फरीद अजलाल के भाई हैं, उनके साथ मैंने बहुत काम किया है, उनके मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो उनसे मैंने स्क्रिप्ट भी उसकी लिखवा ली है, लेकिन वो स्क्रिप्ट में मुझे कुछ बातें खटक रही हैं। तो अगली बम्बई यात्रा में उनके साथ बैठ के चीज़ें शॉर्ट आउट की जाएंगी, स्क्रिप्ट फिर लिखा जाएगा। और ये बनाने का विचार इसलिए भी आया कि कितने बड़ा आदर्श विचार आपके मन में आ जाए। अगर वो सिनेमा से संबंधित है तो आपको उसके व्यवहार पक्ष को देखना पड़ेगा। मैंने स्कूली पाठ्यक्रम के ऊपर ही विषय इसलिए चुना कि मेरे बड़े भाई के लड़के का बुरहानपुर में मैक्रोविजन नाम का स्कूल है जो 21 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ वातानुकूलित कमरों में शिक्षा दी जाती है, जहाँ शिक्षकों का वेतन 2 लाख रुपए प्रति माह है। तो मैं अगर अपना बम्बई से यूनिट लेके वहाँ जाऊँगा
तो वो मुझसे पैसे नहीं लेगा, तो 40 दिन वो यूनिट को खाना भी खिलाएगा, दारू भी पिलाएगा और शूटिंग भी मुहैया करवाएगा। तो रह जाता है बम्बई के एक्टर को पैसा देने का। उसका कुछ जुगाड़ करेंगे, देखेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। एक और जिज्ञासा है, जिस तरह से फिल्म निर्माण में प्लूरलिज्म मतलब एकाधिकारवाद आता जा रहा है, कुछ चंद कंपनियों के हाथ में ही फिल्म निर्माण की डोर, उसके वितरण की डोर, डेट्स की डोर सब सीमित होता जा रहा है, क्या इससे नए कलाकारों को कोई दिक्कत होने वाली भविष्य में? सर, नए कलाकार को उस समय भी दिक्कत थी जब फिल्म जगत कारपोरेट के हाथ में नहीं था, और आज भी दिक्कत है। असल बात है, फिल्म उद्योग के लोग बहुत डरे हुए लोग हैं। टिकट खिड़की का भूत उन पर सवार रहता है। देखिए, अगर आप कविता लिखते हैं या कहानी लिखते हैं तो 5-10 रुपए का कागज, 5-10 रुपए की शाही में काम चल जाता है। लेकिन अगर एक्टर एक्ट्रेस को पैसा ना भी देना पड़े तो भी फिल्म बनाने में 4 करोड़ रुपए तब भी लग जाते हैं। ये माध्यम ही महंगा है। हाँ, तो ये भय तो लोगों को हमेशा सताता है। और ये कारपोरेट की दूसरी पारी है, पहली नहीं। पहली पारी हिमांशु रॉय, देविका रानी, दैट वाज द फर्स्ट कॉर्पोरेट। न्यू थिएटर्स वाज अनदर कॉर्पोरेट इन कलकत्ता। न्यू थिएटर्स वाज अनदर कॉर्पोरेट इन कलकत्ता। ये अभी जो आप कॉर्पोरेट देख रहे हैं 94 ऑनवर्ड्स, ये कॉर्पोरेट की सेकंड पारी है। दोनों में अंतर है। पहली पारी में न्यू थिएटर्स के BN सरकार पूरी तरह से कला को समर्पित व्यक्ति थे। हिमांशु राय पूरी तरह समर्पित व्यक्ति थे। देविका रानी समर्पित थी। अभी जो कॉर्पोरेट आई हैं वो फिल्म को समर्पित नहीं हैं, वो लाभ कमाने के लिए आए हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य लाभ है। BN सरकार लाभ के लिए नहीं आए थे, वो तो अटॉर्नी जनरल के पुत्र थे यार, कोई मामूली बात नहीं है। बंगाल के अटॉर्नी जनरल का बेटा है वो। बरुआ, प्रिंस बरुआ राजकुमार खानदान के व्यक्ति हैं। सचिन देव वर्मन राजकुमार खानदान है असम का। ये लोग आए हैं, ये कोई मामूली लोग नहीं थे साहब, बड़ा काम किया है उन्होंने। सर, मैं अखबार में आपका जो कॉलम है उसको सर से पहले पढ़ता हूँ। उसके अंदर मुझे आपको फिल्मकार भी नज़र आता है, दार्शनिक भी नज़र आता है, राजनेता भी नज़र आता है और साथ ही साथ अर्थशास्त्री भी नज़र आता है। आप ही एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो केवल एकल सिनेमाघर कैसे स्थापित हो, कैसे उनकी संख्या बढ़े और कैसे फिल्म उद्योग बरकरार रहे, इस ओर भी चिंता करते हैं। राजनीति के माध्यम से आप जो 2-4 लाइनें एक आध जोड़ करके जो देते हैं, तो ये सब विविध रूप आप किस प्रकार से कवर करते हैं या क्या आपकी सोच रहती है? देखिए, भारतीय सिनेमा उस समय तक जिंदा जब तक एकल सिनेमा है। मल्टीप्लेक्स का जो ऑडियंस है, जो 300 रुपये का टिकट डाल रहा है, 400 रुपये का टिकट ले रहा है, वो हमारा औसत दर्शक नहीं है, वो हमारा औसत दर्शक नहीं है। और मल्टीप्लेक्स में लोग पिक्चर देखने जाते भी नहीं हैं, वो खुद के अच्छे कपड़े दिखाने जाते हैं, लड़कियां ताड़ने जाते हैं और 8 रुपये का पॉपकॉर्न 80 रुपये में खरीदने जाते हैं, 6 रुपये के समोसे 60 रुपये में खरीदते हैं, पानी की बोतल 30 रुपये में खरीदते हैं। तो मल्टीप्लेक्स में दर्शक से कोई आए नहीं है। उनको 30% एनुअल अटेंडेंस है मल्टीप्लेक्स में, कैपेसिटी का 30%। उनकी आई है, वो तो समोसे बेच रहे हैं, कचौरी बेच रहे हैं, पॉपकॉर्न बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, इसमें आए हैं उनके। एकल सिनेमा जो आए, सिनेमा से आए उनके। और ये बातें मैं कहता ही नहीं रहता हूँ, मेरे परिवार का इसमें विश्वास भी है। मेरे ही छोटे सुपुत्र आदित्य ने अपने कुछ मित्रों की भागीदारी में
राजेंद्र नगर में एक सिनेमा पिछले महीने में ही बनाया है। हाँ हाँ, तो अब लोग फिर बोलते नहीं है, करते भी हैं। ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है, 2-4 भागीदार लेके करते, लेकिन करते हैं। सर, ये क्या कारण है कि अमृतलाल नागर और प्रेमचंद जैसे कथाकारों को फिल्म जगत से लौटना पड़ा, नीरज जैसे गीतकार जो है वो फिल्मों में आगे नहीं चल पाए? एक प्रश्न तो ये है। और दूसरा ये कि राग दरबारी जैसा जो इतना लोकप्रिय उपन्यास था, उसके ऊपर एक सीरियल तो बना, राघव ने बनाया, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। और उसके बारे में श्रीलाल जी भी यही कहते रहे कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन राग दरबारी जैसे कालजयी और इतने लोकप्रिय उपन्यास के ऊपर किसी फिल्मकार ने फिल्म बनाना क्यों नहीं उचित समझा? देखिए, मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर और कुछ साहित्यकार, हरिकृष्ण प्रेमी भी शामिल हैं उसमें, इन लोगों ने फिल्म जगत में प्रयास किए हैं और इनकी असफलताओं के कारण भी अलग अलग हैं। हमारे द्वारका प्रसाद मिश्र ने भी एक फिल्म कंपनी बनाई थी, धुआंधार फिल्म प्रोडक्शन, द्वारका प्रसाद मिश्र ने भी बनाई थी। इन लोगों ने प्रयास किए हैं, लेकिन असफलता के कारण अलग अलग हैं सबके। सबके साहित्य पे लौटना और सिनेमा को छोड़ने के कारण भी अलग अलग है। एक बहुत महान फिल्मकार हुए हैं, वाह वाह, जवाब नहीं, महेश कौल, विलक्षण फिल्मकार, विलक्षण साहित्य प्रेमी, हिंदी अनुरागी व्यक्ति। अमृतलाल नागर को बंबई लाए, वो उनके मित्र हैं, और कहा चलो यार मिलके तुलसीदास बाई, हाँ, और 6 महीने तक लगे रहे। फिर ये तय पाया कि इतने सारे नोट्स इकट्ठे करके अमृतलाल जी लौटेंगे और फिनिश्ड पटकथा लेके 6 माह पश्चात बम्बई में आएंगे। इस बीच में महेश कौल का निधन हो गया, तो अमृतलाल नागर को लगा बम्बई में मैं किसके पास जाऊं, तो उन्होंने उन्हीं नोट्स के आधार पे मानस का हंस उपन्यास लिखा। अगर आप मानस का हंस पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप फिल्म की पटकथा पढ़ रहे हैं। पढ़ के देखिए आप, हाँ, कि शाम का धुंधाका है, रत्नावली मरणासन्न पड़ी हैं, उनकी आंखें खुली हैं, उनको किसी का इंतज़ार है, और पश्चाताप आते हैं, और धीरे धीरे तुलसीदास जी, ऐसा लगता है स्क्रीन प्ले है ये। और इस उपन्यास से अभिभूत होकर मैं पूंजी निवेशक जीएन शाह के पास पहुंचा, मेरे बड़े मित्र थे। तो मैंने कहा जीएन शाह, इसका पूरी किताब तो आप बाँचेंगे नहीं, इसका लुब्बे लुबाब ये है, और इसमें लगेंगे पैसे 70-75 लाख, जो बहुत बड़ी रकम थी। और लगा मैं 90 लाख लगाऊंगा, ये फिल्म तो बनेगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुलसीदास की भूमिका दिलीप कुमार अभिनीत करे। तो उन्होंने दिलीप कुमार से मेरा अपॉइंटमेंट लिया, और 4 महीने तक मैं ठीक 5 बजे दिलीप कुमार के बंगले में जाता था, मुझे ऊपर छत पे भेजा जाता था जहाँ दिलीप साहब पतंगबाजी करते थे, और मैं उनका उचका पकड़ के खड़ा रहता। उचका आप समझते हैं ना, पतंगबाजी, बहुत गंभीरता से पतंग का खेल चलता था। और सामने वाले मकान में कर्नल साहब थे, वो एक एक पतंग के कटने पे एक एक बोतल बियर की शर्त लगी रहती। तो मामला गंभीर था, पतंग कटने पे दिलीप साहब को रोना आ जाता था, खेल इतना गंभीर था। फिर 6:30 बजे पतंगबाजी के बाद ऊपर एक बहुत बड़ा कक्ष था, जिसमें दिलीप कुमार ने मुझे लाया के देखा, ये देखो जयपुर से मैं मांझा लाया था सूखने का, ये मैं देखो कानपुर से मांझा लाया था, और वहाँ दास्ताने थे रबर के शौर्य भाई, और तरह तरह के मसाले और कांच पिसा हुआ रखा है, और वो मांझा
कि उन्होंने मुझे दिखाया। और इस पतंगबाजी के बीच में उसके बाद मैं उनको तुलसीदास भी सुनाता। 4 महीने गुजर गए। एक दिन दिलीप साहब ने कहा कि देखिए, आपके लिए एक पैकेट रखा है, आपने 4 महीने बहुत परिश्रम किया, ये आप ले लीजिएगा। ये फिल्म मैं नहीं करूंगा। 2 कारण हैं। बोले पहला कारण तो ये है कि अमृतलाल नागर जैसा विद्वान व्यक्ति, वो तो शोध करके लिखेगा, तो साधारण व्यक्ति नहीं है, शोध करता है। उसने लिखा है कि तुलसीदास का एक वैश्या से प्रेम हुआ था। भैया ये जब आप फिल्म में दिखाओगे ना तो जूते पड़ जाएंगे चारों तरफ से। तुलसीदास जी का एक वैश्या से भी प्रेम हुआ था, हाँ। और उस वैश्या के कोठे पर वो गए कैसे? वो मोहल्ले से गुजर रहे थे और ऊपर तबला बज रहा था, तो तुलसीदास वहां पहुंच गए कि गलत बज रहा है तबला, ऐसे बजाते हैं तबला। उन्होंने तबला बजाना शुरू किया और एक अघोषित प्रतिस्पर्धा चालू हुई। वैश्या नाच रही है, वो तबला बजा रहा है, और इसी में उनका प्रेम हुआ और वो उसके साथ जाना भी चाहते थे। और कोठे पर एक दिन आगरा के सैनिकों का रेड हुआ और तुलसीदास जी पकड़े गए और उस वैश्या के साथ उनको आगरा ले जा रहे थे। तो रात में एक जगह पड़ाव डला था, तो उन्होंने जमादार सूबेदार जो भी था उसका कहा कि तुम्हारा हाथ दिखाओ। हाथ देखा, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा जो असिस्टेंट है ये 24 घंटे में तुम्हारी पीठ पे छोड़ा मार देगा। तो उन्होंने कहा बकवास है ये, लेकिन 24 घंटे में ऐसा हुआ तो प्रसन्न होकर उसने तुलसीदास जी को स्वतंत्र कर दिया कि जाओ, तेरे को छोड़ दिया, मत लेके जाओ। तो मेरे भाई, तुलसीदास पर फिल्म बनाना उस समय भी जोखम था, आज भी जोखम है। आज ज्यादा बड़ा है। 6 लोग मार दिए गए पिछले 6 महीने में अलग अलग वजह से। इस कालखंड में आप तुलसीदास को वैश्या का प्रेमी बताएंगे क्या? आप लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं?